हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे खाटू श्याम ऑनलाइन क्लासेज में। मैं कुमार धर्मवीर आप लोगों के आज बीच में ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं और ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th का है और चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम खंड का को पढ़ा चुके हैं और खंड खा आज पढ़ाने वाले। बेहतरीन तरीके से समझाएंगे और आपको हर एक टॉपिक को ध्यान से समझना है और हर एक टॉपिक आपके एग्जाम के खोपड़ी में छेद करने वाला होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, वो हम लोग देखते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले, क्लास 10th है और ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है और ये खंड खा है। खंड का को हम पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैप्टर खंड का नाम है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। इसमें है संसाधन एवं उनके उपयोग में चैप्टर नंबर खंड खा का प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस को पढ़ाने वाले। तो हर एक बेहतरीन टॉपिक होगा और आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा और हम एक एक टॉपिक को आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे और हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करने से पहले एक आपके लिए शायरी है और आपके लिए मुस्कान लेकर आएगा और चेहरे पर, तो सुनिएगा। कहता तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है क्या, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को। देखिए बाबू, हमारा पहले है प्राकृतिक संसाधन। हम आपको बेसिक क्लास में पढ़ाए थे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं क्लास तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से हम आपको वहां पर समझाए। देखिए बाबू, प्राकृतिक संसाधन क्या है हम लोग समझते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। देखिए कहता है वैसा संसाधन जिसमें जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल एवं जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में जल, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी। और आप पूछेंगे भैया कि जल मंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, स्थल मंडल क्या है और जैव मंडल क्या है। ये सारे टॉपिक को हमने एक जगह पर बेसिक क्लास में हम लोग पहले ही पढ़ा चुके हैं, वहां पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। हम एक बार 100% की गारंटी दे रहे हैं, वहां से आप लोग देख लेंगे तो ये इस चैप्टर में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे भी हम समझाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने देंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। ये हो गया आपका प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो वैसा संसाधन जिसमें जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल एवं जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में आपका मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, ETC इत्यादि रख। अगला है हमारा मिट्टी, सॉइल क्या है, मिट्टी क्या है, आइए हम लोग समझते हैं मिट्टी क्या है। कहता है चट्टानों के टूटने और फूटने से, चट्टानों के टूटने और फूटने से या पेड़ पौधा के सड़ने या गलने से जो अवशिष्ट बनता है वही हमारा धीरे धीरे बनकर मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण जो होता है बाबू कई प्रकार से होता है। क्या, कई प्रकार से होता है। देखना, चट्टानों के टूटने एवं फूटने से, पौधा के सड़ने एवं गलने से जो मिश्रण तैयार होता है, क्या, जो मिश्रण तैयार होता है उसे ही क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। देखो मृदा के निर्माण अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। जैसे में चट्टानों के टूटने और फूटने से, धराकृति से, पेड़ पौधा के सड़ने एवं गलने से, वनस्पति से, ये सब सभी प्रकार के क्या हैं, मिट्टी के निर्माण। एक एक को बढ़िया तरीके से समझेंगे और हर एक टॉपिक आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए पहला है जलवायु। क्या है, पहला आपका है जलवायु। तो जलवायु से कैसे हमारा मिट्टी का निर्माण होता है वो समझते हैं। देखिए बाबू, कहता है कि जलवायु के कारण चट्टान कमजोर पड़ जाते हैं और मृदा का निर्माण होता है। क्या होता है, चट्टान धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं और उसके बाद क्या क्या निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो क्या होता है, जैसे मान लो ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, मान लो ये क्या है, पहाड़ है और यहाँ पर पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ पर बहुत सारे चट्टान होते हैं। तो क्या होता है, वायु जब वहां पर चलते हैं तो तेज वायु जब चलते हैं तो वहां से पहाड़ धीरे धीरे नीचे चलाते और छोटे छोटे टुकड़े में वे बढ़ जाते हैं। और जब वे छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर आपको धराकृति मिलेगा और यहीं पर ये आते हुए पहाड़ों से गोल गोल आपके पत्थर आएंगे और नीचे धराकृति पर मिलकर ये मिट्टी का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण कर देंगे, मिट्टी का निर्माण कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहाड़ों के चट्टानों के टूटने और फूटने से बने अवशिष्ट पदार्थ से क्या बनता है, मिट्टी निर्माण होता है। आइए अब हम लोग आगे समझते हैं।
अगला है वनस्पति। वनस्पति मतलब कोई भी पेड़ पौधा के सड़ने और गलने से जो अवशिष्ट बनता है उससे क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। आपको एक एग्जांपल देते हैं, देखते हैं जब धान की खेती आता है तो धान की खेती से पहले हम लोग उस खेत में मूंग लगाए होते हैं और मूंग के देखते पौधा होता है, छोटा छोटा क्या होता है, उसका पौधा होता है। आप देखे होंगे अगर किसान घर के होंगे तो आप जानते होंगे कि छोटे छोटे उसमें क्या होंगे, पौधा होंगे। और इस पौधा में आपको मिलेगा क्या बाबू, इस पौधा में मूंग तोड़ लेते होंगे, उसका फल तोड़ लेते होंगे, लेकिन उसको जब खेत को हल करने की बात आती है तो वहां पर आप छोड़ देते हैं उस पौधे को, और उसको हल करने के बाद खेत को जुताई करने के बाद आप उसमें अवशिष्ट पदार्थ जो रहता है उसको 5 से 6 दिन पानी डालकर गलने के लिए छोड़ देते हैं। तो वही क्या हुआ, जो छोटे छोटे पेड़ और पौधे थे मूंग वाले वो सड़ जाते हैं और सड़ने के बाद वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और उसका फिर से मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो यहीं पर यही कहा गया कि पेड़ पौधा के सड़ने और गलने से मृदा का निर्माण होता है। ये समझ में आ गया। तो मिट्टी का निर्माण पहला था जलवायु, दूसरा है वनस्पति और तीसरा है क्या, खनिज। खनिज भी हमारा एक क्या कहता है, मिट्टी के निर्माण के लिए उपयोगी होता है। जैसे कोयला हो गया, ये कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, तांबा हो गया, ये सब जो होता है ना खदान से निकलते हैं। तो उन सभी खदान से जब निकलता है जो उसका अवशिष्ट बच जाता है तो उससे टूटने और फूटने से जो अवशिष्ट बचता है वह सड़ने या गलने से फिर मृदा का निर्माण हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट हो गया। उसके बाद हम बोले थे धराकृति, मतलब धरती का आकार ऊंचा या नीचा होने से जल के बहाव के कारण मृदा का निर्माण होता है। जैसे मान लो ये अगर हमारा पृथ्वी है और ये अगर पृथ्वी आप लोग जानते हैं कभी ऊंचा होगा, कभी खावड़ होगा, कहीं पर गड्ढा भी होगा, तो उसमें जब पानी का बहाव होता है तो धरती के पानी के बहाव होने के कारण जो ऊंचा स्थान रहता है उससे जो मिट्टी होते है उसको बहा कर ले जाता है और नीचे जो स्थान होते हैं उसको भी बहा कर ले जाता है और एक जगह पर जाकर जमा कर देता है और उससे फिर से मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो धरती के आकार ऊंचा और नीचा होने के कारण और जल के बहाव होने के कारण मृदा का निर्माण होता है। तो हमने कितने पॉइंट बताए, तो पहला हमने बताया प्राकृतिक संसाधन क्या है, उसके एग्जाम्पल दिए। उसके बाद हमने पढ़ा मिट्टी क्या है, चट्टानों के टूटने और फूटने से, पेड़ पौधा के सड़ने और गलने से जो अवशिष्ट बनता है उससे मिट्टी का निर्माण होता है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने बताया कि मिट्टी कैसे बनता है वो हम समझे। 4 पॉइंट पहले समझे, जलवायु क्या है, उसके बाद वनस्पति क्या है, उसके बाद खनिज क्या है, उसके बाद धराकृति क्या है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए मिट्टी के प्रकार आएगा कि मिट्टी जो है हमारे भारत देश में कितने हैं। देखिए समझिए यहाँ पर मिट्टी के प्रकार आएगा। देखिए मृदा के प्रकार, इसको हम एक ट्रिक बताएंगे, नहीं याद हुआ तो नाम बदल देना। देखो क्या है, मृदा के निर्माण, टाइप ऑफ सॉइल। क्या है, टाइप ऑफ सॉइल। मृदा के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। आपके एग्जाम के लिए मुख्य रूप से 5 ही याद करना है, लेकिन जो हम ट्रिक बताने वाले हैं उस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। 100% है कि आपके एग्जाम में मिट्टी से सवाल बनेगा। देखिए ट्रिक है, ध्यान से समझना है, ट्रिक बहुत बढ़िया है और याद रखना है ट्रिक। देखिए मिट्टी को कैसे हम याद रख सकते हैं, हम लोग को ज़्यादा नहीं याद होता है लेकिन हम इससे याद रख सकते हैं। ट्रिक है जलाकर लौट। क्या, जलाकर लौट। किसी भी चीज को जलाकर लौटना है, क्या करना है, लौटना है। तो जलाकर लौट, देखो कैसे याद रखेंगे, जलाकर लौट। देखो जा से हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा बाबू, जा से हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जा से क्या हो गया, जलोढ़ मिट्टी। ला से हो गया लेटेराइट मिट्टी या लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी। और अगला हो गया आपका का से हो गया काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी। इसी के हम दूसरा नाम बोलते हैं बाबू रेगुर मिट्टी। रा से रेगुर मिट्टी, तो इसी के हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी बोलते हैं। रेगुर मिट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी। यहीं पर जानते होंगे कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है, रेगुर मिट्टी होता है। और ला से क्या होता है, ये दोनों के मतलब हो जाता है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। कौन मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो आपको इस ट्रिक याद रखना है कि जला कर लौट, आपको याद रह जाएगा सारा मिट्टी। जा से हो गया जलोढ़ मिट्टी, और ला से हो गया लाल एवं पीली मिट्टी, और का से हो गया काली एवं रेगुर मिट्टी, और लौट से हो गया लेटेराइट मिट्टी। आपको याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तो आपको हम एक एक मिट्टी के बारे में बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और इस अगर आपको ट्रिक समझ में आ गया है तो चैनल को एक बार
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कहीं पर कोई डाउट तो चीज़ नहीं है। अगर डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप कितना बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ। तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि जलाकर लौट, क्या करके लौट, जलाकर लौट। तो यहाँ पर आप ये याद रख सकते हैं ट्रिक, समझ गए। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, एक एक मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहला हमारा है जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी है बाबू? पहला हमारा जलोढ़ मिट्टी है। देखना, इस यहां से लगा लीजिए VVI 2 नंबर में शॉर्ट में एक क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर 2 मार्क्स के लिए। अगर आप 10th की तैयारी करें तो 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट में रहेगा। कहता है जलोढ़ मिट्टी मृदा का निर्माण बालू एवं मृतिका मिट्टी से हुआ है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से बहा कर लाई गई मिट्टी है। मतलब इसका निर्माण जो हुआ है किससे हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी की मृतिका से हुआ है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां से बहा कर लाई गई ये मिट्टी है। क्या? बहा कर लाई गई मिट्टी है। इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो होता है धुंधला सा होता है। कैसा होता है? धुंधला सा होता है। और जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सा फसल होता है? चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन जैसे फसलें इसमें उगाए जाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन जैसे एवं फसलें उगाए जाते हैं। तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं। और इसमें जो जलोढ़ मिट्टी होता है इसमें कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए, इसमें पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है एवं इसमें अन्य तत्व भी पाए जाते हैं, छोटे मोटे नाइट्रोजन हो गया, ये सब भी तत्व पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से 2 तत्व रखना याद, पोटास और फास्फोरस। तो हमने क्या बोला? जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? धुंधला होता है। जलोढ़ मिट्टी जो होता है इसमें दलहन, तिलहन, गेहूं, धान ये सब फसल उगाए जाते हैं। और इसका जो तत्व होता है इसमें पोटास और फास्फोरस, इसमें क्या होते हैं? तत्व पाए जाते हैं। देखो, जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार, एक खादर एक बांगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खादर और बांगर दोनों समझना है। देखो, जलोढ़ मृदा के 2 भागों में बांटा गया है। एक बांगर, बांगर मतलब क्या होता है बाबू? पुराना। बांगर मतलब क्या होता है? पुराना। और खादर, खादर मतलब नवीन। नवीन मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नया बोलते हैं, नया। नवीन मतलब क्या? नया। तो ये हो गया खादर और बांगर। दोनों में पूछता है डायरेक्ट आपके सवाल एग्जाम में कि इसका अंतर आप स्पष्ट करें। क्या करें? अंतर स्पष्ट करें। देखिए, अंतर स्पष्ट करना है। एक बांगर में, बांगर मतलब पुराना, और खादर, खादर मतलब क्या? नया। तो कहता है बांगर एवं खादर जो है जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है। यह कहता है कि बांगर में कहता है यह कम दूरी से बहाकर आता है, मतलब यह कम दूरी से बहकर आता है। खादर बांगर मिट्टी, बांगर मिट्टी जो है कम दूरी से बहकर आता है, जबकि खादर जो मिट्टी है वो अधिक दूरी से बहकर आता है। तो ये कितना दूरी से बहकर आएगा? अधिक दूरी से बहकर आएगा, जबकि खादर है जो कम दूरी से बहकर आएगा। इसमें मोटा कण पाया जाता है। अगर आप खादर मिट्टी बांगर मिट्टी देखे होंगे तो इसमें आपको मोटा मोटा कण पाया जाएगा, जैसे बालू जो मोटे मोटे होते हैं उस तरह का इसमें कण पाया जाएगा। और इसमें महीन कण पाया जाएगा। किसका? तो इसमें खादर में महीन कम पाया जाएगा क्योंकि ये नया मिट्टी है, और जबकि बांगर पुराना मिट्टी है इसके लिए इसमें मोटा कण पाया जाता है। देखो, जब ये तो तय है कि जिसमें मोटा कण पाया जाएगा उसमें फसल होगा नहीं होगा? कम मात्रा में होगा, लेकिन फसल कम मात्रा में होगा। जबकि महीन कण में क्या होगा? अधिक मात्रा में फसल होगा। तो इसमें जो बांगर में होता है कम फसल होता है, और जबकि इसमें जो है खादर में अधिक फसल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, अगला मिट्टी हमारा काली मिट्टी। काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान से सुनना। कहता है यह पृथ्वी तल के पाए जाने वाले अधिकतम भाग पर है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मिट्टी कौन सा है आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद कहता है काली मृदा में गर्मी के मौसम में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है और ऑक्सीजन समा जाता है, और वर्षा होने के बाद उसमें हल जोत दिया जाता है, जो हमारा कौन सा मिट्टी कहलाएगा? काली मिट्टी। आप देखे होंगे, अगर गांव से आप बिलोंग करते होंगे तो आपको महसूस किए होंगे कि गर्मियों के दिनों में देखना, जब लू चलती है, लहर चलती है और आप बाहर घूमने जाते हैं तो गेहूँ के सीजन होता है, उस वक्त गेहूँ का फसल लगा होता है। गेहूँ की फसल जब कट जाता है उसके बाद आप जाते होंगे अगर घूमने के लिए बाद
में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कई जो आपका खेत होता है उसमें बड़े बड़े दरारें पड़ जाते हैं, कई जो नहर होता है जिसमें पानी सूख जाता है उसमें भी बड़े बड़े दरारें पड़ जाते हैं। ये सब आप लोग महसूस किए होंगे या फिर देखे होंगे। तो उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े दरारें पड़ जाते हैं और उसमें क्या होता है, वायु जब चलता है तो वायु में आप लोग जानते हैं कि उसमें ऑक्सीजन होता है। अब वायु जब चलता है तो उसमें ऑक्सीजन फिर क्या होता है, दरारें में समा जाता है, और जब वर्षा होता है तो फिर वो मिट्टी जो दरारें भर जाता है, वर्षा होने के बाद क्या हो जाता है, दरारें भर जाता है और उसमें फिर हल जोत कर फिर से फसल नया लगा दिया जाता है। तो इस मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को जाना जाता है, तो बोलेंगे काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सा राज्य में पाया जाता है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, बिहार जैसे राज्यों में पाया जाता है। तो कौन कौन सा राज्य हो गया बाबू, तो यहाँ पर एक छोटा सा इमेज बना देंगे और वहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि कौन कौन सा राज्य में पाया जाता है। चलिए, तो आपको हम बोले महाराष्ट्र में हो गया, आपका गुजरात में हो गया, और आपका केरल में हो गया, और आपका कर्नाटक में भी मिल जाएगा, और उसके बाद आपको बिहार, उत्तर प्रदेश हल्का हल्का मिल जाएगा। तो ये भी याद रख सकते हैं। ये किसका विस्तार है बाबू, तो बोलेंगे ये विस्तार जो है भैया, ये किसका विस्तार है, तो ये बोलेंगे काली मिट्टी का विस्तार है। किसका विस्तार है, काली मिट्टी का विस्तार है, काली मिट्टी का विस्तार है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो ये बोलेंगे रेगुर मृदा नाम है। किसका, काली मिट्टी का रेगुर मृदा। इसमें एक फसल उगाया जाता है कपास। कपास सबसे अधिक फसल किस मिट्टी में उगाया जाता है, तो कपास जो फसल होता है, कपास जो फसल है वो भी हमारे किस में उगाया जाता है, कपास फसल जो है ये हमारे काली मिट्टी में उगाया जाता है। मोस्ट VVI सवाल पूछेगा कि कपास किस मिट्टी में उगाया जाता है या कपास किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। तो ये हम लोग समझ गए, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर देखिए इसमें फसल कौन कौन सा उगाया जाता है, गन्ना, धान, गेहूं की फसल उगाई जाती है, और इसमें एल्यूमिनियम तथा लौह की मात्रा अधिक पाई जाती है। और इसमें कपास, अभी बोले हैं कि नोट में लिख लीजिएगा कि कपास जो है अधिक मात्रा में काली मिट्टी में फसल उगाई जाती है। आगे चलते हैं। अगला ये काली मिट्टी हो गया। अगला हमारा है लाल एवं पीली मिट्टी। ट्रिक याद करो, हम क्या बोले थे, जलाकर लौट। तो यहाँ पर हमारा कौन सा मिट्टी आएगा, जलोढ़ मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, रेगुर मिट्टी हो गया, और लाल से क्या हो गया, लाल एवं पीली मिट्टी हो गया। तो यहाँ पर ट्रिक याद रखना है, 2-3 बार लिखाएंगे याद हो जाएगा। तो क्या हो गया, लाल एवं पीली मिट्टी। देखो कहता है इस मृदा में लोहा पाए जाने के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। मतलब लाल जो मिट्टी है उसमें लोहा की मात्रा अधिक पाया जाता है, मतलब आयरन की मात्रा अधिक पाया जाता है, जिसके कारण लेकिन जब वर्षा होता है तो वह धीरे धीरे पीले रंग में बदल जाता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, लाल एवं पीली। देखो इसमें लोहा की मात्रा पाए जाने के कारण इसका कारण जो होता है कि लाल एवं पीली होता है, और जब उसमें धीरे धीरे पानी बरसता है तो उसका क्या हो जाता है, उसका मिट्टी क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका मिट्टी लाल हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि लाल एवं पीली मिट्टी की मृदा कैसे लाल हो गया कि हल्का हल्का पानी बरसने के कारण इसका लाल एवं पीली मिट्टी। इसमें वर्षा कितना होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। कितना सेंटीमीटर, मात्र 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। कितना मीटर बाबू, मात्र 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। और यह तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में पाया जाता है। किस किस में राज्य में पाया जाता है, तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक जैसे राज्यों में पाया जाता है। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी इस भैया के लिए आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स करेंगे और कमेंट में एक छोटा सा दिल जरूर भेजेंगे आपके भैया के लिए। तो देखिए इसमें कौन कौन सा फसल उगाया जाता है बाबू, तो इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली जैसे फसलें उगाई जाती है। चावल, बाजरा, मूंगफली जैसे फसलें उगाई जाती है। इसमें तत्व की बात किया जाए, एलिमेंट की बात किया जाए, तो इसमें तत्व पाया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाई जाती है। तो लाल एवं पीली मिट्टी में मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्वें पाई जाती है। तो हमने कौन कौन मिट्टी पढ़ लिया, तो पहले हमने पढ़ा जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार को पढ़ा, खादर एवं बागर पढ़ा। उसके बाद हमने कौन सा मिट्टी पढ़ा, उसके बाद हमने काली मिट्टी पढ़ा, काली मिट्टी के बारे में सारा जानकारी, और उसके बाद हमने लाल एवं पीली मिट्टी पढ़ लिया। अब आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर जाने से पहले
आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में, एक बार आप जरूर कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे कि हाँ भैया हमें सारे चीज़ समझ में आ रहा है। क्या हमें सारे चीज़ समझ में आ रहा है। चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है हमारा पर्वतीय मृदा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो एक पर्वत हम बनाते हैं, वहां पर हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें क्या है मिट्टी। चलिए आ जाओ इधर देख, तू इधर देखो, ये मान लो हमारा क्या है बाबू, इस तरह का होता है हमारा क्या, पर्वत। सबसे यहाँ पर होता है ऊपर में चोटी होता है, क्या होता है बाबू, यहाँ पर आपका चोटी हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा पर्वत, उससे नीचे होता है पर्वत, और उसके बाद मिलेगा आपको पठार, और उससे नीचे मिलेगा मैदान। क्या मिलेगा, इस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे मैदान। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये जो आपका मिलेगा चोटी, ये मिलेगा आपको पर्वत, नीचे उससे आएंगे पठार, और नीचे हम लोग जहाँ पर रहते हैं मैदानी क्षेत्र, ये होता है मैदानी क्षेत्र। इसको हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पर मनुष्य अधिक मात्रा में निवास करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि पर्वतीय मिट्टी क्या है, तो पर्वत पर पाए जाने वाले मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी कहेंगे। इसमें अधिक मात्रा में कंकड़, बालू, पत्थर एवं अवशिष्ट पदार्थ होंगे। तो यहाँ पर यही हम बोलना चाहते थे कि पर्वत पर पाए जाने वाले मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। क्या, यहाँ पर पर्वत पर पाए जाने वाले मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। कौन मिट्टी कहते हैं, पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। और ये सबसे अधिक जहाँ पर पर्वत होगा वहीं पर पाया जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा राज्य में पाया जाएगा वो देख लीजिएगा आप लोग। तो ये देखिए कि इसमें कंकड़, बालू, पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसे पर्वतीय मृदा कहते हैं। यह पर्वत एवं पहाड़ों पर पाए जाने वाला मृदा है। ठीक बात है। पर्वतीय मृदा रंग लालिमा की तरह होता है। पहले पता है हम लोग के पास, अगर हम लोग पहले ईंट का जमाना नहीं था ना, तो ईंट के घर पहले नहीं मिलता था, मिट्टी के घर मिलता था। तो उसमें क्या करते थे कि जब दिवाली के समय आता था तो उस वक्त हम लोग पर्वत की ओर जाते थे, और पर्वत की ओर से हम लोग क्या लेकर आते थे, लाल मिट्टी लेकर आते थे, जिससे हम लोग घर को पोतते थे या पेंट करते थे। तो उस वक्त क्या आता था कि घर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि पहले हमारे ज़माने में, आपके ज़माने में, तो पहले आप लोग प्राचीन युग में जाते हो तो वही मिट्टी का उपयोग किया जाता था। तो पर्वतीय मिट्टी में आलू, चावल की खेती अधिक होती है। आलू देखता है, आप लोग हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र है, सिक्किम जाएंगे वहाँ भी पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ सब अरुणाचल प्रदेश ये सब पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर आलू अधिक मात्रा में उगाया जाता है। चावल नहीं होगा, चावल काट दीजिएगा, चावल नहीं होगा, मूंगफली फल हो जाएगा, मूंगफली फल होगा। तो ये सब क्या फसल उगाए जाते हैं इसमें। और ये देखो कौन कौन सा राज्य में प्रसिद्ध है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों में प्रचलित है। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो पोटास, फास्फोरस और जैसे तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा पर्वतीय मृदा। एक मृदा और बचा है, एक मरुस्थलीय मृदा। ये हो गया आपका। तो ये यहाँ पर ये याद रखेंगे, पर्वत पर पाए जाने वाले कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, ये लिख लीजिएगा आप लोग लिख लीजिए कौन कौन से राज्य हो जाएगा बाबू। तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, पहले जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लिख लीजिएगा सिक्किम। कौन राज्य, सिक्किम, ईटीसी कर लीजिए, कौन ईटीसी। और सारे जहाँ जहाँ पर्वत पाए जाते हैं वहाँ वहाँ ये मिट्टी पाया जाएगा। अब आगे आइए स्लाइड पर। अगला है मरुस्थलीय मृदा। देखिए मरुस्थलीय मृदा क्या है, वैसा स्थान जहां मरुस्थल पाया जाता है वहां पर मरुस्थलीय मृदा होगा। और मरुस्थलीय मृदा में दो चीज इंपॉर्टेंट होगा, वह जो मिट्टी होगा रेतीला होगा। कैसा होगा, रेतीला। जब आप हाथ पर उस मिट्टी को लेंगे तो सरले से नीचे गिर जाएगा, तो उसे हम कौन सा मिट्टी कहेंगे, मरुस्थलीय मिट्टी, क्योंकि रेतीला होता है। और उसको मुट्ठी में बांधेंगे उस मिट्टी को, तो मुट्ठी में नहीं बना पाएगा, क्योंकि वह उसका जो मिट्टी होता है पतला सा होता है, और वो सरले से नीचे आपके हाथ से निकल जाएगा। तो कहा जाता है मरुस्थलीय मृदा जो है गर्मी अधिक होती है तथा वर्षा कम होती है। बात सही है कि मरुस्थलीय मृदा में क्या होता है, गर्मी अधिक होता है और वर्षा कम होता है, तथा बालू इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। अभी बात करें, यह लाल हल्का भूरा रंग के होता है। लाल होता है जब अधिक गर्मी पड़ता है, नहीं तो उसमें हल्का लालिमा सा आ जाता है, और भूरा रंग का होता है। यह राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण पंजाब जैसे क्षेत्रों प्रांतों में पाया जाता है। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है,
कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसमें कौन सा फसल होगा, देखो जिसमें पानी की कमी होगी वो अधिक फसल होगा। तो पानी में कम किस में चाहिए, तो हमको जैसे तिलहन, तिलहन मतलब जो तेल वाले सामान होते हैं, जो तेल वाले फसल होते हैं उसे तिलहन कहा जाता है। जो इससे केवल फसलें अधिक उगाई जाती है क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है, या मतलब आवश्यकता नहीं होती है। और एक बात यह भी याद रखना कि इसमें कौन सा तत्व पाया जाएगा, जिप्सम, लवण, कैल्शियम, ये हटाइए कैल्शियम होगा, यहाँ पर कैल्साइट नहीं होगा, कैल्शियम लिखिएगा, कैल्शियम, कैल्शियम जैसे तत्व पाई जाती है। तो जिप्सम जो होता है इसमें तत्व पाया जाता है, किसमें, तो मरुस्थलीय मृदा में पाया जाता है। तो हम कौन कौन सा मिट्टी पढ़ा दिए, तो पहले हमने जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, और उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी, उसके बाद पर्वतीय मिट्टी। ये सारा टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं। आपको ट्रिक बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में ट्रिक बताना है कि हमने कौन सा ट्रिक बताए थे आपको मिट्टी को याद करने के लिए। जल्दी से अगर हम सारे चीज समझ में आ रहा तो एक बार लाइक जरूर करते जाएंगे और शेयर जरूर करते जाएंगे। देखिए बाबू, अब यहाँ पर आपको जो टॉपिक है बहुत बढ़िया टॉपिक है। ये टॉपिक जो है आपका समोच्च कृषि क्या है और इसके बाद फसल चक्रण क्या है, ये दोनों समझते। देखो समोच्च कृषि क्या है, पहाड़ों पर गोल गोल खेत जोत कर खेती किया जाना ही क्या कहलाता है, फसल लगाना ही क्या कहलाता है, समोच्च कृषि। मान लो ये आपका पहाड़ है, ये आपका मान लो क्या है बाबू, पहाड़ है। तो पहाड़ पर बहुत सारे क्या होंगे, पेड़ होंगे, पौधे होंगे। तो वहां पर उस पेड़ पौधा को काट दिया जाएगा और वहां पर गोल गोल जोत कर क्या लगाया जाएगा, फसल लगाया जाएगा। तो उसे ही हम लोग कौन सा फसल कहेंगे, समोच्च कृषि कहेंगे। कौन कृषि कहेंगे, समोच्च, मतलब पहाड़ों पर खेत गोल गोल जोत कर फसल को लगाया जाना ही कौन सा कृषि कहलाएगा, समोच्च कृषि कहलाएगा। अगला है फसल चक्रण, एक ही खेतों में फसल को अदल बदल कर लगाया जाना ही फसल चक्रण कहलाता है। जैसे में गेहूं, धान, आलू, मूंग। आपके पिताजी कितना सियाना होंगे, ध्यान से सुनिएगा। कैसे, आपके पिताजी पहले धान लगाए हैं, फिर उसको धान को काट लेंगे और उसके बाद फिर से गेहूं लगा देंगे, गेहूं काट लेंगे, फिर से मूंग लगा देंगे, फिर मूंग काट के मक्का लगा देंगे। मतलब आपके पिताजी की इतना सियाना हो गया कि उसमें बार बार जोत कर उसमें बार बार अलग अलग प्रकार के फसल लगा रहे हैं। तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, फसल चक्रण कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। खोपड़ी की एग्जाम के खोपड़ी में आपको छेद करके आना है, ठीक। चलिए अगला सवाल है पाटिका कृषि। कौन कृषि, पाटिका कृषि। पाटिका कृषि क्या है समझते हैं। कहता है मरुस्थलीय क्षेत्र में किए जाने वाली ऐसी कृषि जिसके अंतर्गत खेतों के बीच में मेढ़ या आरी, अगर आप लोग जानते होंगे कि आरी क्या कहते हैं, मेढ़ क्या कहते हैं, ऊंचे ऊंचे स्थान क्या कहते हैं, कहना स्त्री ये लो बैठिए जा। तो यहाँ पर मान लो ये आपका एक खेत है, मान लो 24x7 जो लंबाई है इसका चौड़ाई गुनाई आप निकाल लेना। ये खेत में देखता है कि आरी लगा दिया जाता है कि इधर से तू नहीं जाएगा, हम इधर से हम नहीं जाएंगे, और आरी लगा दिया जाता है क्योंकि उसका बाउंड्री हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, आरी लगाकर फसल यहाँ पर लगा देंगे, हम लोग क्या लगा देंगे, फसल लगा देंगे। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा कौन कृषि कहलाएगा, पाटिका कृषि कहलाएगा। इधर से ही फसल लगा देगा, इधर से हम फसल लगा देंगे, उधर से आप फसल लगा दीजिएगा और दोनों मिलकर काट लेंगे। तो वही जो बीच में जो आरी होगा यही ये आपका मेढ़ हो गया। मेढ़ लगाकर मोड़ दिया, मेढ़ या आरी लगाकर जो फसल लगाते हैं वही हमारा कौन सा फसल कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है पाटिका कृषि। इसके बाद है आपका झूम कृषि। कौन कृषि, झूम 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 कृषि। अब देखो झूम झूम कर नाचना नहीं है, यहाँ पर कृषि के बारे में पढ़ना है। तो देखो झूम कृषि क्या है, ये आदिवासी का कृषि है। देखता है आदिवासी सबसे अधिक मात्रा में मेघालय, क्या कहते हैं मणिपुर, असम, ये सब में आदिवासी लोग पाए जाते हैं। कहता आदिवासियों द्वारा जंगलों में कुछ पेड़ों को काट कर फसल लगाते हैं और कुछ दिनों के बाद एक स्थान फसल नहीं होने के कारण दूसरे स्थान पर फसल लगाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को झूम कृषि कहते हैं। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आदिवासी लोग पहाड़ पर रहते हैं, आप लोग सभी जानते हैं, क्योंकि आदिवासी हम में और आदिवासी में बहुत अंतर, उसका कल्चर अलग होता है, उसका संस्कृति अलग होता है, हमारा संस्कृति अलग होता है, उसकी पहनावा ओढ़ावा सब अलग होता है, हमारी पहनावा ओढ़ावा उनसे अलग होता है। और वो कृषि अलग प्रकार से करते हैं, हम कृषि अलग प्रकार से करते हैं। हम जो कृषि करते हैं वो एक हम अपने पेट भरने के लिए कृषि करते हैं, और वो जो कृषि करता है वो पहाड़ों पर
जो पेड़ पौधे होते हैं उसको काट देते हैं और उसको फसल को लगाते हैं, और जानते हैं कि पहाड़ पर जब भी फसल लगाया जाएगा तो नहीं होगा, तो वो फिर से अदल बदल कर दूसरे स्थान पर फसल को लगा देते हैं। वही हमारा कौन सा कृषि कहलाता है? झूम कृषि कहलाता है। तो ये हो गया आपका झूम कृषि और पाटिका कृषि। इसके बाद है हमारा भू संरक्षण, और उसके बाद आपको भू संरक्षण के बचाव उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए अगला है हमारा क्या? भू संरक्षण। भू संरक्षण मतलब इसको कैसे बचाना है या ह्रास होना है। देखो भू संरक्षण के निम्नलिखित कारण है या ह्रास मतलब कमी। क्या ह्रास मतलब क्या बाबू? कमी, ये याद रखना। ह्रास मतलब क्या? कमी या कारण। कहता वायु और जल के तेज बहाव के कारण मिट्टी का कटाव होता है। जब तेज हवा चलती है, जब तेज जल बहता है तो वहां से मिट्टी का कटाव होता है। क्या होता है? मिट्टी का कटाव होता है। अगला है पेड़ पौधा के लगातार कटाव के कारण मिट्टी का कटाव होता है। देखते हैं जब पेड़ अधिक मात्रा में काटते हैं तो जो पेड़ होता है वो मिट्टी से जकड़े हुए होता है, और जब हम पेड़ को काटेंगे तो वहां से मिट्टी भी खत्म हो जाएगा। अगला, एक स्थान पर जल का जमा रहने के कारण मिट्टी का कटाव होता है। जब एक जगह जल को जमा देखते जहां पर जल अधिक मात्रा में होगा तो वहां पर गड्ढा बन जाएगा, क्रेटर बन जाएगा, और वहां के आसपास के जो क्षेत्र होंगे वहां पर दलदली भूमि नियर बन जाएगा। तो एक जगह पर जल को भी जमा नहीं रहने देना है। सड़क एवं रेलवे लाइन का निर्माण के कारण मिट्टी के कटाव होता है। जबकि कहीं पर से सरकार ये नियम लागू कर दे कि यहाँ से हमें सड़क गुजारना है, यहाँ से हमें रेलवे लाइन गुजारना है, तो वहां से मिट्टी को हटाकर और सड़क और रेलवे लाइन को बिछाया जाएगा। और उसके बाद जंगलों में झूम कृषि करने के कारण मिट्टी का कटाव होता है। अभी झूम कृषि पढ़ाए हैं कि झूम कृषि पेड़ों को काट काट कर मिट्टी का बार बार जोत कर फसल लगाया जाता है, उसे झूम कृषि कहते हैं। अगला है हमारा भू संरक्षण के बचाव। वो था कारण, अब है क्या? बचाव। कहता भू संरक्षण के बचाव निम्नलिखित है। 5 नंबर में फिक्स है कि आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है। 2023-22 में देख लीजिएगा कि ये सवाल आया है या नहीं आया है, देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन हम आपको गारंटी देते हैं कि 26 में भी आ सकता है। 99% तो गारंटी दे रहे हैं, अब 1% में आए या ना आए आपका किस्मत। कहता है कि पेड़ पौधा नहीं काटना चाहिए और अधिक से अधिक मात्रा में क्या लगाना चाहिए? पेड़ पौधा। जब हम आने वाले समय में हमको लगता है ना कि ऑक्सीजन की समस्या बन जाएंगे, इसलिए क्योंकि अधिक मात्रा में सरकार द्वारा हम लोगों के द्वारा इतना पेड़ को काटा जा रहा है जिससे हमें आने वाले समय में इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में फसल को लगाना चाहिए और अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को भी लगाना चाहिए। अगला, एक ही स्थान पर जल को जमा नहीं देना चाहिए जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होगा। अगला, जंगलों में किए जाने वाली झूम कृषि पर रोक लगाया जाना चाहिए। अगला, सड़क एवं रेलवे लाइन का कम से कम निर्माण करना चाहिए, जितना हमें हो सके वहां से कम निर्माण किया जाना चाहिए। अगला है पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में कृषि कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? तो ये पाटिका कृषि, ये नोट में लिख लीजिएगा, ये नोट पॉइंट है बाबू, नोट कर लीजिएगा। मेढक में प्रजनन करने वाले रसायन को क्या कहते हैं? एंड्रीन कहते हैं। और सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में ये सोपानी कृषि राज्य में प्रचलित है। तो आई होप आपका सारा स्लाइड खत्म हो चुका है और यहाँ पर हम बेहतरीन तरीके से आपको समझा पाने में सक्षम हो पाए हैं। और अगर समझ में आ गया है तो आपको ज़रूर से कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि हाँ भैया हमें समझ में आ गया है। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने बच्चे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप इन क्लास को 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा ताकि सारे पॉइंट आपके एग्जाम में खोपड़ी छेद करने वाला सवाल के तरह आपके होंगे। तो आइए हम लोग जो पढ़ लिए हैं और इसमें आपको हम क्या ही कह सकते हैं, तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हम आपके बीच और हमारी टीम आपके बीच बेहतरीन तरीके से कंटेंट लेकर पहुंचे। एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, मात्र आप, क्योंकि आपका एग्जाम का डेट भी दे दिया है, मैट्रिक वाले 17 फरवरी से और इंटर वाले 2 फरवरी से। तो आप बेहतरीन तरीके से लगन से आप लोग मेहनत करें और आपके लिए हम मेहनत करने के लिए तैयार है, बशर्ते आपकी सपोर्ट चाहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।